सर आज जैसे हम आईएफआरएस के बारे में बात कर रहे हैं तो सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन यही होगा कि आईएफआरएस का जो हमारा एग्ज़ाम है इसको अगर हम ग्लोबल लेवल पे देखते हैं तो इसको अचीव करने के बाद में हमें किस तरीके से हेल्प करता है? देखिए, आपने बोला आईएफआरएस ए ग्लोबल प्रोफेशनल। आज पूरे वर्ल्ड में जो भी अकाउंटिंग होती है ना, वो आईएफआरएस के बेसिस पे होती है। तो अगर आप आईएफआरएस सीख लेंगे तो आप अपने आप को ग्लोबल लेवल पर क्या कर पाएंगे, अकाउंटिंग फील्ड में एक्सपर्टाइज अचीव कर पाएंगे। सर ये हमारे अदर कोर्सेज से जैसे ईए सीपीए से किस तरीके से डिफरेंट? देखिए, ये जहां बात करता है यूएस टैक्सेशन में स्पेशलाइजेशन और सीपीए यूएस टैक्सेशन और यूएस गैप में स्पेशलाइजेशन। तो अगर आप अमेरिकन कंपनीज के लिए देख रहे हैं टैक्सेशन की और अकाउंटिंग की प्रोफाइल, आपके लिए सीपीए अच्छा है। लेकिन अदर देन यूएस बेस्ड कंपनीज, आईएफआरएस एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है जो कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा फॉलो किया जाएगा। और सर अगर मैं इसके डिफिकल्टी लेवल के बारे में पूछूं तो आप इस पे क्या कहना चाहोगे? देखिए, डिफिकल्टी लेवल 1 पेपर देना, साल में 2 बार एग्जाम होता है, 20 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पर। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, आपको सही तरीके से मेंटरिंग की जाएगी, तो आप इसको लेस देन 6 मंथ में पास कर सकते हैं। सर आईएफआरएस बनने के बाद में हम हमारी स्टार्टिंग सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए, वी नेवर टॉक अबाउट ओनली सैलरीज। आप देखिए कि आपके अंदर स्किल कौन सी है। इफ योर एक्सपीरियंस वो ऑलरेडी 4 to 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, यू कैन रीच आउट अप्रोक्सीमेटली 15-20 लाख में जा सकते हैं। आप एक जूनियर लेवल पर अकाउंटिंग प्रोफाइल में ही काम करते थे, जहां आपका पैकेज 30-40,000 के लिए आप स्ट्रगल कर रहे थे, तो आप वेरी इजीली 5 to 6 लाख का पैकेज रीच कर सकते हैं। हाय गाइस, तो आज हम आपके लिए एक न्यू पॉडकास्ट लेके आए और आज इस पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग आईएफआरएस कोर्स। और अगर आप भी आपकी लाइफ में कुछ न्यू अचीव करना चाहते हो और वो भी एक नेक्स्ट लेवल ग्लोबल लेवल पे, देन आईएफआरएस विल डेफिनेटली हेल्प यू। और इस डिस्कशन में और आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में इस पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं सीए एंड सीपीए शमी सलूजा सर। सो लेट्स बिगिन दिस पॉडकास्ट। वेलकम सर, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। सर मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है, जैसे हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो अपने इन फ्यूचर में आईएफआरएस बनना चाहते हैं, बट सर एक आईएफआरएस बनने के बाद में उनका मेजर मोटिव होता है एक अच्छी कंपनी में एक अच्छा प्लेसमेंट जॉब अचीव करना। बट सर एक जॉब अचीव करने के लिए भी उनको एक इंटरव्यू क्रैक करना पड़ता है। जैसे मैं आपसे पूछूं, हमारे यहाँ से बहुत सारे आईएफआरएस के स्टूडेंट्स गए हैं, देन सर आई वांट टू आस्क यू कि उनके इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखिए, आपने पूछा कि अगर आप आईएफआरएस प्रोफेशनल्स बन गए तो इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं टेक्निकल फ्रंट पे। देखिए, टेक्निकल फ्रंट पे सबसे पहले मैं अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करता हूँ। वन ऑफ माय स्टूडेंट जब इंटरव्यू के लिए गए थे तो उनसे पूछा गया था कि किन आईएफआरएस में आपकी एक्सपर्टाइज है। अब देखिए, सामने वाले का क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में एक्सपर्टाइज के बारे में आपसे पूछना है, वो जानना चाहता है, उसी से रिलेवेंट आपसे क्वेश्चन पूछेगा। जैसे उसने स्पेसिफिकली बोला कि सर मेरा जो आईएफआरएस एक्सपर्टाइज है वो शेयर बेस्ड पेमेंट है। तो अब जो इंटरव्यू पूछने वाला है उसका पूरा डायरेक्शन वहां पे शेयर बेस्ड में होगा, बिकॉज इंटरव्यू जो कंडक्ट कर रहा है वो कहीं ना कहीं चार्टर्ड अकाउंटेंट हो सकता है या एसीसी हो सकता है या हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो सकता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप आपके कंफर्ट लेवल पर ही प्ले करें जिसमें आपकी कमांड बहुत अच्छी है। तो आपको क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे करना चाहिए कि सर आई हैव एक्सपीरियंस इन द आईएफएस, बट पर्टिकुलर सेगमेंट की अगर मैं बात करूं, आप कोई भी आईएफआर लाइक इन्वेंटरी वैल्यूएशन के बारे में बात कर सकते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में बात कर सकते हैं, जिसमें आपका हैंड ऑन अच्छा है, जिसमें आप मोस्ट कंफर्टेबल है। मैं कहूंगा हमेशा इससे आप कोशिश कीजिए कि सामने वाला क्वेश्चन आपसे वो पूछे जो आपकी एक्सपर्टाइज है जिसमें, तो आप ऐसे आंसर दीजिए। सर जैसे अभी आपने बोला कि ये एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट कोर्स होता है, तो सर अगर कोई हमारा स्टूडेंट अगर ज्वाइन करना चाहता है फॉर एग्जांपल एक स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्री, फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री या फिर रियल एस्टेट, तो वो उसको उन कंपनीज में जॉब अचीव करने में कैसे हेल्प करेगा? देखिए, अब मैं यहाँ पर आपसे बात कर रहा हूँ कि इंटरव्यू में जब आप जाएंगे तो इट मे बी पॉसिबल आपका सेगमेंट रियल एस्टेट हो सकता है, बैंकिंग सेगमेंट हो सकता है, इंश्योरेंस सेगमेंट हो सकता है, लीजिंग कंपनी में जा सकते हैं। तो आपको कुछ स्पेसिफिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की काफी अच्छी प्रिपरेशन करनी चाहिए। जैसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट आईएफआरएस यहाँ पे बात कर रहा हूँ, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, क्योंकि कोई भी कंपनी हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, वहां पर रेवेन्यू रिकॉग्निशन एक वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा। अगर मैं रियल एस्टेट सेगमेंट में बात करूं तो रियल एस्टेट सेगमेंट में क्या होता है, बिल्डअप प्लान होते हैं कि जो फ्लैट्स होते हैं उसको पहले कमर्शियली डेवलप किया जाता है और बिल्डअप प्लान में जो प्रोस्पेक्टिव बायर उनसे प्लान बना के हम फीस को रिसीव करते हैं। जैसे वन ऑफ माय क्लाइंट का मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन रियल एस्टेट में बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद IAS 16 है जो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आप अगर किसी इंडस्ट्री में इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं
तो उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री में कौन कौन से IFRS एप्लीकेबल हो सकते हैं, जैसे IFRS 15 का नॉलेज मैंने दिया, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, उसके बाद बोरोइंग कॉस्ट का आपको जो आप पढ़ेंगे, तो आपको वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में एप्लीकेबल हो सकते हैं उसकी रिसर्च करके उसको प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड करके जाना चाहिए, तो आपके इंटरव्यू में सिलेक्शन के चांसेस काफी अच्छे हो जाएंगे। सर अब मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन होगा कि सर जैसे एक IFRS प्रोफेशनल है और सर जब इनको रिक्रूटर्स हायर करते हैं तो सर वो उनके अंदर एक काफी स्पेशल चीज पहले देख लेते हैं कि दे आर ऑलरेडी प्रोफेशनल, बट सर वो उसको जज कैसे करते हैं? लाइक फॉर एग्जांपल एक CV इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्डइन अच्छा होता है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। अभी मेरे एक HR से बात हो रही थी, बिकॉज जब हम प्लेसमेंट कराते हैं तो उन्होंने मुझे जब JDs भेजे, जॉब डिस्क्रिप्शन भेजी, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि आपके रिज्यूमे में वो स्किल सेट मेंशन होनी चाहिए। देखिए बहुत सारे लोग अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल में सही तरीके से उसको मैनेज ही नहीं करते। आपने IFRS सीखा है, आपने ग्लोबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज है, तो आपको स्किल सेट में वो कीवर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, मेंशन करने पड़ेंगे। जैसे अगर आपने कोई केस स्टडी सॉल्व करी है तो आपको उस केस स्टडी का रेफरेंस देना चाहिए। आपने किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डील किया है तो इवन आप अपनी सेल्फ ब्रांडिंग कर सकते हैं। सोचिए आप IFRS प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन क्या आपने आज तक अपने कोई थॉट्स शेयर किए हैं लिंक्डइन प्रोफाइल पर? IFRS में किसी प्रकार का कोई अमेंडमेंट आ रहा है या कोई इंडस्ट्री स्पेसिफिक, तो आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल को कंसिस्टेंटली अपग्रेड कीजिए, तो वो कीवर्ड्स प्रोस्पेक्टिव रिक्रूटर के पास आ सकती है और इससे आपकी पूरी प्रोफाइल एक स्पेसिफिक जॉनर में क्या हो जाएगी, हाईलाइट हो जाएगी और आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा फॉर गेटिंग जॉब। तो एक सही CV जिसके लिए आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हैं। जनरली जब कैंडिडेट हमारे पास ज्वाइन करते हैं, वंस दे हैव कंप्लीटेड देयर IFRS, हम उनके CV को किस तरीके से रीबिल्ड किया जाए उसमें भी हेल्प करते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टास्क है। सर आजकल एक काफी ज्यादा पॉपुलर सॉफ्टवेयर आजकल रिक्रूटर्स यूज कर रहे हैं और वो है ATS सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम। यस सो सर इस सॉफ्टवेयर के लिए आप हमारे व्यूअर्स को या स्टूडेंट्स को देखिए, एप्लीकेशन ट्रैकिंग सिस्टम का मतलब ये होता है कि बिफोर ह्यूमन इंटरवेंशन आपके रिज्यूमे को बड़ी कॉर्पोरेट्स के द्वारा सिलेक्ट कर लिया जाता है। क्योंकि देखिए कॉर्पोरेट्स में जो HRs होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारे CVs को एक साथ क्या करें, एनालाइज करें। आप सोचिए प्रोफाइल की ओपनिंग 4 प्रोफाइल की ओपनिंग और अगर CVs उनके पास 500 हो तो हाउ दे विल जज कि उन 500 प्रोफाइल में से कितने अच्छे उठाना। तो दे यूज जनरली AI बेस्ड सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं जिसमें कीवर्ड्स, आपकी समराइज, आपकी स्किल सेट, वो सारी चीजें होती। तो मैं जनरली यही कह रहा हूं कि आपका रिज्यूमे भी इस तरीके से बिल्ड होना चाहिए कि वो ATS सॉफ्टवेयर के थ्रू सिलेक्ट हो सके। अगर आपका रिज्यूमे ही सिलेक्ट नहीं होगा, आपको इंटरव्यू कॉल ही नहीं आएंगे, तो फिर आप अपने टैलेंट को कैसे प्रूव करोगे? तो ये सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है। इसलिए मैं कहूंगा कि आफ्टर गेटिंग ऑफ अ डिप्लोमा ऑफ IFRS, वंस यू गेट द IFRS सर्टिफिकेशन, आपको आपकी स्किल सेट को मेंशन करना पड़ेगा लिंक्डइन प्रोफाइल पे। आपको रिज्यूमे एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म बनाना पड़ेगा। और आप यहां तक मत रुकिए, आप बहुत सारी केस स्टडीज को सर्च कीजिए, केस स्टडीज को रिजॉल्व कीजिए। बिकॉज देखिए प्रोफेशनल डेवलपमेंट इज नॉट एन वन डे जॉब। अब जैसे मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैंने CP की एग्जाम पास की, तो क्या मेरी लर्निंग खत्म हो जाती है? क्या मैं आज रिसर्च नहीं कर रहा हूँ? डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंटली क्या करना चाहिए, रिसर्च करना चाहिए। तो मैं यही यूजर्स को कहने चाह रहा हूं कि IFRS बेसिकली एक ग्लोबल स्टैंडर्ड है। अगर आप इस सर्टिफिकेशन को, इस डिप्लोमा को अचीव कर लेते हैं तो आपको जॉब की बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। लेकिन जॉब को अचीव करने के लिए कुछ अदर पैरामीटर्स पे भी आपको काम करना पड़ेगा। आपको आपकी सॉफ्ट स्किल पे काम करना पड़ेगा। ऑलरेडी यू हैव हार्ड स्किल, आपको आपके रिज्यूमे को बिल्ड करना पड़ेगा। आपको सोशल मीडिया पे थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, स्पेशली फॉर द लिंक्डइन। यू हैव टू बिल्ड कनेक्शन, यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, यू हैव टू अटेंड लॉट ऑफ वेबिनार्स। आप उसके बाद फर्दर अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो दिस इज द वे जिससे आप अपने करियर को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो इफ यू रियली वांट टू रीच आउट ऑन द नेक्स्ट लेवल, कंसिस्टेंटली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। सर मैंने काफी सारे CAs को देखे हैं कि वो CA के साथ साथ IFRS को चूज करते हैं, या फिर काफी स्टूडेंट जो CA में फेल हो जाते हैं, दे स्टिल वांट टू परस्यू IFRS। सो सर मैं जानना चाहती हूँ कि एक CA के लिए IFRS किस तरीके से देखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन में आप इंड एस पढ़ते हैं, लेकिन जब आप IFRS का पैटर्न देखेंगे ना, वो बहुत इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द केस स्टडीज। तो जब आप केस स्टडीज को सॉल्व करते हैं तो आपके अंदर वो स्किल डेवलप होती है कि आप एक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में किस तरीके से डील करें। और IFRS एक ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर चाहते हैं किसी ग्लोबल कंपनीज में जॉब करना,
तो उनकी रिज्यूमे में IFRS का नॉलेज मैंडेटरी है। IFRS और US गैप के बेसिस पे चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी काफी बेनिफिट मिलने वाला है। और एक पेपर की एग्जाम है, आपको इतनी सारी एग्जाम तो देना नहीं है, साल में 2 बार एग्जाम, इतनी इन्वेस्टमेंट कम है, एग्जाम एक ही है। तो इस तरीके से आप अपने आप को क्या कर सकते हैं, अपग्रेड कर सकते हैं। तो डेफिनेटली नॉट ओनली फॉर द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एवरी बीकॉम स्टूडेंट का जो बेस है, इवन यू आर डूइंग ए CPA, इवन यू आर डूइंग ए ACC, उसमें भी आपको IFRS पढ़ाया जाता है ACC, बट स्टार्ट विथ द बेसिक सर्टिफिकेशन विच इज कॉल्ड IFRS। और जब इसमें आप मास्टरी हो जाए, जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, then you can explore yourself in the other areas also. Thank you so much, sir, for giving us guidance regarding the field of IFRS. And thank you so much to our lovely viewers for watching this podcast till the end. If you really want to become next IFRS professional, then you can ask us any particular query at the below mentioned details. Our team will be there to assist you further. If you want to see more such type of informative podcasts, then don't forget to like, share and subscribe to our YouTube channel along with our all social media platforms.